Hello students. Today we will study about a tiger in the zoo. ये पोयम लिखी है लेज़ली नॉरिस ने। पोएट के नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। हर पोयम के पोएट का नाम आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। क्या कहता है इंट्रोडक्शन? दिस पोयम contrast a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. This poem, तो यह पोयम कॉन्ट्रास्ट यानी कि कॉन्ट्रास्ट करती है, विरोधाभास करती है। किसका विरोधाभास करती है? विरोधाभास का मतलब होता है दो अपोजिट चीज़ें बताना। ठीक है, तो यानी कि ये पोयम जो है वो दो अलग अलग चीज़ें या दो अपोजिट चीज़ें बताती है। कौन कौन सी दो अपोजिट चीज़ें हैं? अ टाइगर इन द जू, यानी कि एक टाइगर के बारे में बता रही है जो कि जू में है। विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, तो जो हैबिटेट का मतलब होता है निवास स्थान, जहाँ रहते हैं। तो टाइगर का जो नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल स्थान है, वो क्या है? जंगल है। तो ये जो पोयम है ये किस किस चीज़ के बीच में विरोधाभास बता रही है? एक टाइगर जो कि जू में है और एक टाइगर जो जंगल में है। अगर कोई टाइगर जू में होगा तो क्या करेगा और जंगल में होगा तो क्या करेगा? तो इन दो की चीज़ों के बारे में विरोधाभास बताया गया है इस पोएम के द्वारा। दिस पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। ओके, तो देखिए क्या कह रहा है ये कि ये जो पोयम है ना ये मूव करेगी। कहाँ से मूव करेगी? फ्रॉम द जू, यानी कि ये जो पोयम है ये जू से स्टार्ट होगी और कहाँ जाएगी? फिर जंगल की तरफ, यानी कि फिर हम जंगल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बैक अगेन टू द जू, और फिर वापस कहाँ आ जाएंगे? जू में आ जाएंगे, यानी कि एंड भी कहाँ पर होगा? जू में होगा। ओके, अगेन देखिए, रीड द पोयम साइलेंटली वंस, एक बार आपको शांति से साइलेंटली इसको क्या करना है? पढ़ना है। एंड से विच स्टेंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। और ये कह रहा है कि पहले आप इस पोयम को साइलेंटली एक बार पढ़िए और फिर ये बताइए कि इसमें से कौन कौन से स्टेंजा हैं जो जू वाले टाइगर के बारे में बता रहे हैं और कौन से स्टेंजा हैं जो टाइगर वाले जंगल वाले टाइगर के बारे में बताता है। ठीक है, यानी कि जो 5 स्टेंजा है हमारे पास 1 2 3 4 और ये 5। तो इन पांचों स्टेंजा में से कौन कौन से स्टेंजा हैं जो जू वाले टाइगर के बारे में बता रहा है और कौन कौन से स्टेंजा हैं जो जंगल वाले टाइगर के बारे में बताते हैं। ओके, तो चलिए पोएम शुरू करते हैं। पोएम का फर्स्ट स्टेंजा क्या कहता है? ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। देखिए, स्टॉक्स का मतलब होता है चलना, टहलना, घूमना फिरना। ठीक है, और विविड का मतलब होता है ब्राइट, चमकीली, और स्ट्रैप्स का मतलब होता है धारियाँ। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज कैज, कैज का मतलब पिंजरा और फ्यू स्टेप्स का मतलब है कुछ ही कदम। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, रेज का मतलब होता है यहाँ पर गुस्सा। ठीक है, और वेलवेट का मतलब मखमली और पैड्स का मतलब है उसके पंजे। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इस पूरे स्टेंजा का कि ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्राइप्स, के एक टाइगर है जिसके ऊपर चमकीली धारियां हैं और वो टहल रहा है। कहाँ टहल रहा है भाई? द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, उसका जो केज है उसमें सिर्फ कुछ ही कदम वो टहल पा रहा है, कुछ ही कदम वो चल पा रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके जो मखमली पंजे हैं उसके ऊपर वो या उससे
वो कुछ ही कदम चल पा रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। ठीक है, तो पूरे का क्या मीनिंग हुआ कि एक ऐसा टाइगर है जो कि बहुत गुस्से में है और उसके जो पंजे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मखमली हैं और उसके ऊपर क्या है, चमकीली धारियां हैं। तो वो अपने पिंजरे में कुछ ही कदम टहल पा रहा है, कुछ ही कदम चल पा रहा है। तो ये जो फर्स्ट स्टेंजा है ये कौन से वाले टाइगर के बारे में बता रहा है? ये बता रहा है जू वाले टाइगर के बारे में। ओके, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है इसको। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेकंड स्टेंजा। चलिए देखते हैं सेकंड स्टेंजा क्या कहता है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। लर्किंग का मतलब होता है छुप जाना या घात लगाना। शेडो का मतलब होता है परछाई। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। स्लाइडिंग मतलब होता है धीरे धीरे रेंग करके चलना। ठीक है, थ्रू का मतलब होता है में से होकर या के ज़रिए से। ठीक है, लॉन्ग ग्रास का मतलब है लंबी लंबी घासें। नियर द वाटर होल। वाटर होल का मतलब यहाँ पर है कोई झील, तालाब, ऐसी कोई जगह जहाँ पर पानी भरा हुआ है। ठीक है, वेहर प्लम्प डियर पास। प्लम का मतलब होता है मोटा ताज़ा। डियर का मतलब है हिरन और पास का मतलब है गुजरना। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। ही का मतलब कौन है? टाइगर। तो टाइगर को क्या कर, शुड का मतलब होता है चाहिए। तो टाइगर को क्या करना चाहिए था? लर्किंग करना चाहिए था, यानी कि छुप जाना चाहिए था, घात लगाना चाहिए था। कहाँ पर? परछाई में। परछाई में छुप जाना चाहिए था और उसे स्लाइडिंग करना चाहिए था धीरे धीरे, फिर उसे आगे बढ़ कर के रेंगना चाहिए था। जैसे कि आपने कभी कुत्तों को देखा होगा, वो पैरों पर बैठ जाते हैं धीरे से। ठीक है, और फिर वो उन्हीं पैर बैठे बैठी वाली पोजीशन में वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इसी को बोलते हैं घात लगाना। ठीक है, तो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, यानी लॉन्ग ग्रास का मतलब क्या है? लंबी घासों में उसे धीरे धीरे क्या करना चाहिए था? उसे स्लाइड करना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था। और क्यों बढ़ना चाहिए था? क्योंकि नियर द वाटर होल। ठीक है, उसे जो वो जो घात लगा रहा है वो घात कहाँ लगा रहा है? कहीं तालाब के पास में जो लंबी लंबी घासें उगी हुई है उस घास में वो क्या लगा रहा है? घात लगा के बैठा है। ठीक है, और क्यों लगा रहा है घात? क्योंकि वहाँ पर वेहर प्लम डियर पास, क्योंकि वहाँ से मोटे ताजे डियर जो हैं, हिरन जो हैं वो पास होते हैं। इसीलिए वो उनका शिकार करने के लिए लंबी लंबी घासों में छुप करके क्या कर रहा है? घात लगा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेकंड वाला स्टेंजा है ये हमें किसके बारे में बता रहा है? ये बता रहा है जंगल वाले टाइगर के बारे में। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये जो फर्स्ट में हमें जो ज़ू वाला जो टाइगर था उसे अब वो ही अगर कहाँ होता? जंगल में होता तो वो उसे तो वो क्या करता? तो वो ये सब करता, वो घात लगाता। ठीक है, समझ में आई बात? या फिर कि अगर ज़ू में ना होकर के टाइगर जंगल में होता तो वो ये सब करता। ये देखिए, ये है टाइगर जो क्या कर रहा है? पत्तियों में या घासों में छुप करके घात लगा के बैठा है। ठीक है, इस तरीके से घात लगाना चाहिए था टाइगर को। ऐसा किस में कह रहे हैं? सेकंड स्टेंजा में कह रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं अपन अपने थर्ड स्टेंजा की तरफ। क्या कह रहा है हमारा थर्ड स्टेंजा? देखिए, he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. क्या मीनिंग हुआ इसका? इसका मीनिंग हुआ ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज। उस स्नार्लिंग का मतलब होता है गुर्राना, दहाड़ना। ठीक है, चल ठीक है, तो उसे क्या करना चाहिए था? दहाड़ना चाहिए था, गुर्राना चाहिए था। कहाँ पर? अराउंड हाउसेज। अराउंड का मतलब है आसपास, हाउसेस मतलब घर।
तो घरों के आसपास उसे क्या करना चाहिए था, दहाड़ना चाहिए था। या अगर वो जंगल में होता तो वो ये सब करता, दहाड़ता, घरों के आसपास दहाड़ता। अब यहाँ कौन से घर की बात कर रहे हैं, शहरों के घर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये बात कर रहे हैं कहाँ पर, ऐसे घर जो कहाँ होते हैं, जंगल्स एज, एट द जंगल्स एज। एज का मतलब होता है किनारे। आपने मूवीज़ में देखा होगा, जैसे RRR मूवी में देखा होगा आपने, ठीक है। जो जंगल होते हैं उसके आसपास, जंगल के बाहर छोटे छोटे से गांव होते हैं जो ट्राइब्स के होते हैं, आदिवासियों के वहाँ पर गांव होते हैं। और उस गांव में जा कर के जो शेर है, टाइगर है, वो क्या करते हैं, वहाँ पर शिकार कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ के लोगों में उसका डर रहता है, ठीक है। तो यही बात ये कह रहा है कि अगर टाइगर जंगल में होता तो क्या करता, वो घरों के आसपास जाता और स्नार्लिंग करता, यानी कि वहाँ पर गुर्राता और दहाड़ता, ठीक है। जो जंगल के एज पर जो घर होते हैं वहाँ पर जा कर के ये सब करता। bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। bearing का मतलब होता है नंगे, white मतलब सफ़ेद, fangs मतलब दांत, claws मतलब उसके पंजे, और पंजों में लगे हुए जो उसके बड़े बड़े तीखे तीखे से जो उसके नाखून होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, क्लोज। और टेरराइजिंग का मतलब होता है डराना, खौफ पैदा करना, द विलेज यानी कि जंगल में, सॉरी गांव में, ठीक है। तो जो उसके नंगे वाइट दांत हैं, खुले दांत हैं, उसके खतरनाक वाले दांत हैं उनसे, और उसके जो पंजे हैं, पंजों के जो उसके नाखून हैं उनसे उसे खौफ पैदा करना चाहिए था, डर पैदा करना चाहिए था। कहाँ पर, विलेज में। तो अगर वो जंगल में होता तो वो क्या करता, घरों के आसपास स्नार्लिंग करता और वहाँ पर टेरराइजिंग करता, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा थर्ड वाला स्टेंजा है वो भी किसके बारे में बता रहा है, जंगल वाले टाइगर के बारे में बता रहा है। तो आपने देखा फर्स्ट स्टेंजा जो है वो कौन से टाइगर के बारे में था, पिंजरे वाले टाइगर के बारे में है। उसके बाद सेकंड और थर्ड जो स्टेंजा है ये जंगल वाले टाइगर के बारे में है। तो जैसा कि हमको बताया गया था इंट्रोडक्शन में कि ये स्टार्ट तो होगी किससे, जू से, और फिर धीरे धीरे बढ़ेगी किसकी तरफ, ये बढ़ेगी जंगल वाले टाइगर की तरफ, और फिर वापस धीरे धीरे कहाँ पर जाएगी, वापस बैक आ जाएगी, कहाँ पर, पिंजरे वाले टाइगर की तरफ। चलिए तो अब हम चलते हैं फोर्थ स्टेंजा की तरफ। तो फोर्थ स्टेंजा क्या कहता है, ये कहता है बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। ठीक है, तो क्या मीनिंग हुआ, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। ठीक है, लॉक का मतलब तो आपको पता ही है, लॉक मतलब होता है बंद हो जाना, ठीक है। कंक्रीट का मतलब क्या होता है, हमारे घरों की दीवारें किससे बनी होती है, कंक्रीट की बनी होती है, सीमेंट गिट्टी, ठीक है, जो स्टोन होते हैं, ईंटें होती है, इन सबको मिला करके क्या बोलते हैं, कंक्रीट बोलते हैं। सेल का मतलब क्या होता है, पिंजरा होता है। तो लेकिन ये बट का मतलब लेकिन, तो उसे तो ये सब करना चाहिए था, ठीक है, उसे तो घात लगानी चाहिए थी, उसे तो डराना चाहिए था सबको, लेकिन वो तो क्या है, वो तो बंद है, कहाँ पर, कंक्रीट सेल में, कंक्रीट से बने हुए पिंजरे में बंद है, ठीक है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो ताकत है, स्ट्रेंथ मतलब क्या, ताकत, बिहाइंड मतलब पीछे, बार्स मतलब सलाखें। तो अब जो उसकी ताकत है वो सिर्फ कहाँ रह गई है, जो उसकी जो पिंजरे की सलाखें हैं उसके पीछे तक ही सीमित रह गई है। कहाँ, तो उसका पूरा राज जंगल पे था, और विलेज, जंगल के आसपास के जो विलेज है वहाँ तक उसका राज था, वहाँ तक उसका डर था। बट अब उसकी ताकत, उसका जो खौफ है वो बस कहाँ तक रह गया है, उस पिंजरे तक रह गया है, उसकी सलाखों तक रह गया है, उसके पीछे तक ही रह गया है। आगे देखिए, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज कैच, इग्नोरिंग विजिटर्स। क्या मीनिंग हुआ इसका, स्टॉकिंग, कहीं याद आ रहा है आपको, स्टॉकिंग मतलब क्या होता है, देखिए देखिए कुछ याद कीजिए। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ही स्टेंजा में आया था स्टॉक, ये वही वर्ड है
स्टॉकिंग, इसमें आईएनजी लग गया है, ये देखिए स्टॉक, ठीक है। तो स्टॉक मतलब क्या होता है? स्टॉक मतलब होता है टहलना, चलना, फिरना, घूमना, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है? वो टहल रहा है। द लेंथ ऑफ हिज केज, यानी कि उसका जो पिंजरा है, जितना बड़ा उसका पिंजरा है, बस ये वहीं तक ही जा सकता है, वहीं तक ही वो टहल सकता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो विजिटर्स, जू में जो विजिटर्स आ रहे हैं, ठीक है, उसे देखने आ रहे हैं, उनको वो इग्नोर करते हुए बस पिंजरे में ही घूम पा रहा है। जबकि उसे तो क्या करना चाहिए था? उसे तो घात लगानी चाहिए थी, शिकार करना चाहिए था, उसे डर फैलाना चाहिए था, यही उसका काम था। बट बेचारा क्या कर पा रहा है? वो विजिटर्स को इग्नोर करके पिंजरे में सिर्फ टहल पा रहा है। जितना बड़ा उसका पिंजरा है, बस उतना ही वो टहल पा रहा है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पता चल गया है कि फोर्थ वाला जो स्टेंजा है, ये भी कौन से टाइगर के बारे में बता रहा है? ये बता रहा है जू वाले टाइगर के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेंजा जब हमने देखा था, वो हमें किसके बारे में बता रहा था? जू वाले टाइगर के बारे में बता रहा था, ठीक है, यहाँ पर। और सेकंड वाला किसके बारे में बता रहा था? जंगल वाले टाइगर के बारे में। थर्ड वाले ने किसके बारे में बताया? जंगल वाले टाइगर के बारे में। फोर्थ वाले ने किसके बारे में बताया? जू वाले के बारे में। चलिए फिफ्थ वाला चेक करते हैं कि फिफ्थ वाला किसके बारे में बता रहा है। चलिए शुरू करते हैं। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stars with his brilliant eyes at the brilliant stars, ठीक है। तो देखिए, he hears, वो सुनता है, the last voice at night, रात जब हो जाती है और जब पूरी दुनिया सो जाती है, तब आखिरी आवाज़ जो वो सुनता है, मतलब पूरी दुनिया का मतलब क्या है? जो लोग उसे देखने आते थे, ठीक है, तो वहाँ बहुत शोर शराबा रहता था, बहुत सारी आवाज़ें वो सुनता था। बट लास्ट में जब रात हो जाती है, तब आखिरी आवाज़ वो कौन सी सुनता है? द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स मतलब क्या होता है? पेट्रोलिंग कार्स का मतलब होता है पुलिस वालों की रात में ड्यूटी लगती है शहर में, अपने एरिया में घूम घूम कर देखना कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ऐसे कार्स को या ऐसे पुलिस वालों की कार को हम बोलते हैं पेट्रोलिंग कार्स, ठीक है। पुलिस क्या करती है? पेट्रोलिंग करती है। पेट्रोलिंग करने का मतलब पेट्रोल भरवाना या पेट्रोल भरना नहीं है। यहाँ पर उसका मीनिंग होता है कि जो पुलिस वाले हैं, उनका जो एरिया है, उसमें रात में घूम घूम कर ध्यान रखना सब जगह कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। चलिए, तो जो हमारा जो टाइगर है, वो बेचारा लास्ट नाइट में लास्ट आवाज़ किसकी सुन रहा है? पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुन रहा है, सुनता है। एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और बेचारा अपनी चमकीली आँखों से किसको देखता है? स्टार्स को देखता है। लास्ट में जो चीज़ वो देखता है, वो क्या चीज़ होती है? चमकते हुए तारों को अपनी चमकती हुई आँखों से देखता है। एट द ब्रिलियंट, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर गड़बड़ हो गई। यहाँ पर है एंड स्टेयर्स। स्टेयर्स का मतलब होता है ध्यान से देखना, घूर के देखना, ठीक है। तो वो घूर के देखता है किसको? ब्रिलियंट, अपनी ब्रिलियंट यानी कि चमकीली आंखों से देखता है। किसको देखता है? एट द ब्रिलियंट स्टार्स। किसकी तरफ देखता है? स्टार्स की तरफ देखता है। कौन से स्टार्स? चमकीले स्टार्स, चमकते हुए स्टार्स की तरफ वो अपनी चमकीली आंखों से देखता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, दो ब्रिलियंट वर्ड दो बार यूज़ किया गया है। इसका मतलब यहाँ पर एक क्या लगी है? पोएटिक डिवाइस लगी है, जिसको अभी अपन देखेंगे। हाँ जी, तो ये हैं आपके वर्ड मीनिंग्स। ये सारे आपके स्टेंजा 1 से लेकर के स्टेंजा 5 तक सारे वर्ड मीनिंग यहाँ पर दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो। ओके, चलिए अब देखते हैं हम इसमें पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइस देखिए क्या है? रिपीटिशन। रिपीटिशन का मतलब होता है बार बार रिपीट होना, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, इसकी डिफिनेशन भी लिखी हुई है। रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स फ्रेज इन द सेम लाइन। अगर एक ही लाइन में
कोई वर्ड क्या होता है या कोई फ्रेज क्या होता है, रिपीट होता है, तो उसे क्या कहते हैं, रिपीटिशन पोएटिक डिवाइस कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है ये क्या हुआ है, यहाँ पर वेलवेट क्वाइट क्वाइट रेज, यानी कि क्वाइट वर्ड जो है वो बार बार क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, यानी कि 2 बार रिपीट हुआ है। इसी तरीके से ब्रिलियंट और ब्रिलियंट भी क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था ब्रिलियंट के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड रिपीट हुए हैं, तो यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस हो गया, रिपीटिशन। ओके, अब देखिए एक और देखिए, एलिट्रेशन। ठीक है, एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन द सेम लाइन। सेम लाइन में या सेम स्टेंजा में, है ना, ऐसा नहीं है कि हमेशा सेम लाइन की मतलब एक लाइन नहीं होती है, स्टेंजा भी होता है। ठीक है, तो अगर कॉन्सोनेंट साउंड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब देखिए, ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टॉक का एस आ रहा है और स्ट्राइप का भी एस आ रहा है, तो सेम साउंड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ पर वर्ड की बात होती है, रिपीटिशन में वर्ड रिपीट होते हैं, बट एलिट्रेशन में सिर्फ साउंड, वो भी किसका, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, तब उसे हम कहते हैं एलिट्रेशन। इसी तरीके से यहाँ पर एक और क्या है, पोएटिक डिवाइस है, मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ टू आइडियाज़ विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज। देखिए हम 2 तरीके से कंपेयर करते हैं। ठीक है, एक तो हम किसी को बोल देते हैं, डायरेक्टली बोल देते हैं कि अरे वो तो शेर है शेर, और एक दूसरा तरीका होता है कि वो तो शेर की तरह बहादुर है, शेर की तरह, हमने यहाँ पे लगाया तरह। ठीक है ना, शेर की तरह, और दूसरे में हमने कोई तरह नहीं लगाया, या जैसा, है ना, शेर के जैसा। ठीक है, ऐसा बोलते हैं अपन। तो अगर ऐसा बोलते हैं तो वहाँ पर आता है, और इनको इंग्लिश में तरह या जैसे को बोलते हैं लाइक। ठीक है, लाइक या फिर एज। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर आपको ये 2 वर्ड मिल जाते हैं, लाइक या एज, तब वहाँ पर क्या होता है, सिमिली होता है। देखिए मैंने इधर साइड में लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर पेंसिल से, सिमिली। ठीक है ना, सिमिली कब होता है, जब लाइक और एज वर्ड आता है। लाइक और एज का मतलब होता है क्या, लाइक और एज का मतलब होता है जैसा, कि वो तो शेर के जैसा है। ठीक है, शेर की तरह बहादुर है। बट अगर हम डायरेक्टली बोल देते हैं क्या, कि वो तो शेर है शेर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तब वहाँ पर क्या होता है, मेटाफर होता है। वहाँ पर पोएटिक डिवाइस कौन सी होती है, मेटाफर। ठीक है, लेकिन अगर हम एज या लाइक लगाते हैं तब वहाँ पर सिमिली होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम राइम स्कीम। ठीक है, राइमिंग स्कीम तो हम खुद देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं भाई, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए अभी बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ लास्ट वर्ड देखना है ना, इसको जल्दी जल्दी पढ़ना है। स्ट्राइप्स, कैज, क्वाइट, रेज। ठीक है, तो देखिए स्ट्राइप्स जैसा साउंड कहीं भी नहीं है, स्ट्राइप्स, कैज, क्वाइट, रेज ऐसा आ रहा है। तो स्ट्राइप्स पे अपन लिख देते हैं ए, केज पे लिख देते हैं, देखिए स्ट्राइप्स के जैसा साउंड नहीं है केज का। ठीक है, तो यहाँ पर बी लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे। क्वाइट, क्वाइट जैसा भी किसी से नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे सी। अब रेज, रेज देखिए किससे मिल रहा है, केज से, तो सेम साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे हम बी। तो ए बी सी बी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ स्टेंजा में कौन क्या है, राइमिंग स्कीम ए बी सी बी है। ठीक है, चलिए सेकंड स्टेंजा देख लेते हैं, शेडो, ग्रास, होल, पास। ठीक है, तो शेडो जैसा साउंड कहीं भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो शेडो का हम दे देंगे ए। ग्रास शेडो जैसा नहीं लग रहा है तो बी लिख देंगे। होल इन तीनों में से यानी शेडो और ग्रास जैसा नहीं है तो इसको सी लिख देंगे। और पास, पास तो किसके जैसा लग रहा है, ग्रास के जैसा, तो इसको लिख देंगे बी। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए बी सी बी। क्या हो गया, ए बी सी बी, राइमिंग स्कीम हो गई ए बी सी बी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, हाउसेज, एज, क्लॉज, विलेज। ठीक है, सेम लग रहा है मुझे तो, के हाउसेज यानी कि ए, एज यानी कि बी, और क्लॉज यानी कि सी। ठीक है, और विलेज
एज के जैसा लग रहा है तो ये भी बी हो जाएगा, ए बी सी बी। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए क्या कह रहा है, सेल बार्स कैच विजिटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर तो मुझे कुछ सेम जैसा नहीं लग रहा है, तो इसमें हो जाएगा ए बी सी एंड डी, चारों अलग अलग हो जाएगा, कोई इसमें राइमिंग स्किप नहीं है। आगे देख लीजिए, नाइट कार्स आइज स्टार्स। ठीक है, तो नाइट को दे देंगे हम ए, कार्स को दे देंगे बी, आइज को दे देंगे सी और स्टार्स को दे देंगे बी। तो यहाँ पर फिफ्थ में क्या हो जाएगा, ए बी सी बी। तो इस तरीके से हमारी राइमिंग स्कीम भी कंप्लीट हो गई और इस तरीके से ये पूरी पोएम कंप्लीट हो गई। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा।